डेफिनेशंस फटाफट से कराऊंगा। सबसे पहले देखिए मैकेनिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो तीन चीज़ों में डिवाइड करा जाता है। तो जब भी कभी ऐसे ना मतलब ऐसे डेफिनेशंस हमें उसमें नहीं पड़ेगा हाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा तो क्वेश्चन करवाने चाहते वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर उनका पूरा का पूरा अप्रोच इसी चीज़ पर है कि आप पेपर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। वो उनकी अप्रोच वहाँ पर ठीक है। ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये वो चीज़ है जो 11th क्लास में स्कूल में जो पूछी जाती है। हाँ जी, तो मैं थोड़ा उसी में कंफ्यूज हो गया कि वो लोग ये सब पढ़ाती हैं। नहीं, वो इस वजह से कराएंगे क्योंकि एक तो मेंस का तो अलग वो लेकर चलेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा होता है, और एडवांस का फिर बिल्कुल अभी एडवांस का नहीं करा रहे सर। अभी तो मतलब बहुत कम होगा, रेशो कम होगा क्योंकि हाँ एडवांस में जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव भी ज़्यादा आते हैं, उसमें सब्जेक्टिव भी होता 6 घंटे का है। एडवांस लंबा भी होता है। हाँ, मेरे को टाइमिंग का नहीं पता है, लेकिन एडवांस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मिक्सचर होता है और उसमें केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं जो मीन्स। तो वहाँ पर यही है कि जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं वो स्टेप वहाँ पर नहीं लिखने हैं आपको। वहाँ पर तो सही है या गलत है, बस ये चीज़ है। तो इसलिए वो आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताते होंगे, है ना। तो वो तरीका ठीक है, वो उनके एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक है। हम वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ फ्लॉप हो जाएंगे। अगर एच.सी. वर्मा में से पढ़ना शुरू कर दिया, भाई चैप्टर्स तो सेम है, अगर एच.सी. वर्मा में से पढ़ना शुरू कर दिया तो यहाँ नंबर सर वो लोग पहले एनसीईआरटी करवाते हैं। एनसीईआरटी को भी बस उतना करवाते हैं कि जितने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस फटाफट। एनसीईआरटी जैसे हमारे फिजिक्स वाले सर हैं वो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करवाते हैं अच्छा, हर चैप्टर की पहले। बढ़िया। हाँ जी, और मैथ्स वाले सर पहले एनसीईआरटी करवाते हैं, और केमिस्ट्री वाले सर तो यही कहते हैं कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे ही। अच्छा, भाई उस चीज़ का मेरे को उतना आइडिया नहीं है, पर इतना है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पैटर्न के हिसाब से कराते हैं। चलिए जी, तो मैकेनिक्स में क्या होता है कि जहाँ पर फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो रेस्ट के बॉडीज़ जो रेस्ट में हैं या बॉडीज़ जो मोशन में हैं उनके बारे में स्टडी करना सिखाती है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। तो स्टैटिक्स में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जब बॉडी पूरी तरीके से या तो रेस्ट में होती है और वो रेस्ट में तब भी होती है जब हम उस पर बहुत सारे फोर्सेस भी लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये चेयर है, इस चेयर पर हम चारों डायरेक्शन से फोर्स लगाने लगे, नॉर्थ से भी, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी और साउथ से भी, तो ये चेयर स्टेबल रहेगी, यहीं पर रहेगी। उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब रुकी हुई है एक जगह, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। बराबर फोर्स होनी चाहिए भाई, 5 न्यूटन की लेफ्ट से लगा दी फोर्स, 5 न्यूटन की राइट से लगा दी, तो इधर उधर तो मूव ही नहीं करेगी। फिर हमने कहा अच्छा ऊपर तो कर सकती है, नीचे तो कर सकती है, तो ऊपर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी और नीचे से भी 5 न्यूटन की लगा दी। तो चारों तरफ से बराबर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। और इसमें मतलब इस चीज़ को जो रेस्ट में रहती हैं बॉडीज़, इस चीज़ को स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको कहा जाता है स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर है सेकंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि जो बॉडीज़ हैं वो मोशन में होनी चाहिए, और हमको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मोशन किस वजह से है। उस बॉडी के अंदर कोई मोटर लगी हुई है, इस वजह से वो मूव कर रहा है, उस बॉडी को किसी ने पुश करा है या पुल करा है, उस वजह से मूव करता है। हमें कॉज नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि बॉडी मोशन में है, तो हम ये कहेंगे हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। थर्ड देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। और डायनेमिक्स में हमको ये देखना होता है कि जो बॉडी है वो मोशन में है, और साथ साथ ये भी पता लगाना होता है कि वो मोशन में किस वजह से है, उसका रीज़न क्या है मोशन का। किसी ने पुश करा, किसी ने पुल करा, या फिर कोई मोटर लगी हुई है जो मोटर उसको चला रही है, ठीक है। फिर रेस्ट और मोशन। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time. Example, a book lying on a table. तो हम ये कहते हैं कि अगर एक बुक टेबल पर पड़ी हुई है और समय बीतता जा रहा है, समय तो रुकेगा ही नहीं, कभी भी चलता ही जाएगा, तो वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है। उसके बीतने के साथ साथ जो बुक है वो टेबल पर एज इट इज़ पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट में है, ठीक है। अगर वो चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि फिर वो मोशन है। अगला देखिए मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन
if it changes its position with its surroundings with the passage of time, example a train moving on rails, तो जो ट्रेन मूव करती है रेल्स पर तो वो तो धीरे धीरे उसकी तो पोजीशन चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे कौन बोलते हैं कि वो मोशन है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स। तो ये रिलेटिव टर्म्स है। अगर मान लीजिए एक ट्रेन में हम सब लोग बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे को आराम से देख पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए और पैसेंजर यूँ खिसकता जा रहा है आगे, ऐसे नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे बैठे हुए हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम सारे के सारे रेस्ट में हैं। लेकिन वहीं पर हम ये कहें कि हम खिड़की से बाहर देखने लगते हैं तो अभी मेरे को एक पोल दिखाई दे रहा था, वो पोल पीछे चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट पोल हम मोशन में हैं। तो मोशन और रेस्ट ये रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरी बॉडी भी रेस्ट में है, ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे को आराम से देख पाएंगे। लेकिन अगर एक बॉडी मोशन में है और दूसरी बॉडी रेस्ट में है तो फिर जो मोशन वाली है वो बॉडी आगे निकल जाएगी, रेस्ट वाली पीछे रह जाएगी। तो ये रिलेटिव टर्म्स हैं। आगे आइएगा पेज नंबर 2 पर 10 एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम मे बी इन मोशन रिलेटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट, हेंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इस वजह से रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स होती है। फिर देखिएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है और इतनी ज़्यादा चेंज कर लेती है पोजीशन कि वो उसके खुद के साइज से बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो हम उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे सर मैप्स पे होता है, जैसे मैप्स में होता है, जैसे मैप्स में होता है। हम ये कहेंगे कि अब एक कार है वो यहाँ इस रूम के अंदर खड़ी हुई है, हमने कहा कार को यहाँ से यहाँ खिसका दो, ठीक है, तो वो कार यहाँ से वहाँ चली जाएगी, तो हम ये कहेंगे 4 मीटर गई। तो फिर आप ये कहोगे नहीं ये बताओ पीछे वाला पहिया 4 मीटर गया या आगे वाला पहिया 4 मीटर गया, तो आप कहेंगे आगे वाला 4 मीटर, तो पीछे वाला 4 मीटर गया है। तो आगे वाला कितना गया, तो हम ये कहेंगे आगे वाला तो 3 ही मीटर गया है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आगे वाले और पीछे वाले के बीच में 1 मीटर का अंतर है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर डिस्टेंसेस स्मॉल हैं तो हम किसी कार के लेंथ को भी मेज़र करेंगे, ठीक है, और अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो फिर हम ये कहेंगे कि 10-50 किलोमीटर के आगे वो जो कार की लेंथ है ना, मतलब पिछले और अगले पहिए के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम उस कार को एक पॉइंट, एक डॉट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे। क्लियर है? वही एग्जांपल है। A train under a journey of several hundred kilometers can be regarded as a point object. तो जब ट्रेन several hundred kilometers कई सौ किलोमीटर चलती है तो हम ये कहेंगे कि ट्रेन की लेंथ कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, बस इससे ज़्यादा थोड़ी। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो कई सौ किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो उस केस में तो इतनी बड़ी ट्रेन के डिस्टेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये कहेंगे उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाएगा। क्योंकि 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर उसके सामने 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर वो कुछ भी मायने नहीं रखता, तो उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये देखिएगा, आदित्य आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। ये वन डायमेंशनल मोशन ऐसे हो गया कि जैसे हमने यहाँ पर ओरिजिन बना लिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई यानी कि एक्स एक्सिस बना लिया, और यहाँ एक पॉइंट लेके P1 और इधर एक पॉइंट लेके P2, P1 और P2, तो O से P1 तक का जो डिस्टेंस है वो x1 था। अब O से P2 तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो अब आप ये देखिएगा कि वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या है कि सिर्फ x की पोजीशन, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। पहले बॉडी P1 पर थी तो उसका कोऑर्डिनेट कितना था, लेंथ कितनी थी x1। अब बॉडी P2 पर पहुंची तो उसका लेंथ चेंज होकर कितना हो गया, x2 हो गया।
तो वन डायमेंशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन की, डायमेंशंस क्या होती हैं, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन, तो एक्स वाले डायमेंशन की ही वैल्यू चेंज हुई है बस, तो इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। हियर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ ट्रेन अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक, तो जब हम एक सीधे ट्रैक की बात करते हैं तो ट्रेन का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है, ट्रेन उड़ती तो नहीं है ना, सीधी एक लाइन पूरी चलती है, तो वन डायमेंशनल मोशन। अगला देखेंगे टू डायमेंशनल मोशन। सर इसी मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। नहीं, मोशन इन अ प्लेन होगा जिसमें दो डायमेंशंस होंगे। जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो उसको वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं, इससे टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल को मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन में है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ ओनली two of the three coordinates specifying its position changes with time. A car moving on a zigzag path on a level road, ये इसका एग्जांपल है। तो अब आप ये देखिएगा, हमने कहा a car moving on a zigzag path on a level road, तो टू डायमेंशनल मोशन में वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक बॉडी यहाँ से और ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में इसके कोऑर्डिनेट्स थे ऐसे p x1 y1, थोड़ी देर बाद उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, मतलब थोड़ी देर बाद वो पॉइंट ये p1 पर थी बॉडी, वो p2 पर पहुँच गई, उसके कोऑर्डिनेट से x2 y2। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ओरिजिन से यहाँ तक वाली लेंथ कितनी हो गई x1, और यहाँ से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ओरिजिन से y एक्सिस वाली लेंथ कितनी हो गई y1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है कितना हो गया x2, और इसी तरीके से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया y2, ये हो गया। तो इसमें क्या है कि ये ना टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। x1 भी आप ये देखिए, पहले x1 था ना, ठीक है, फिर वो चेंज होकर x2 हो गया, पहले y1 था लेंथ, फिर वो चेंज होकर y2 हो गया। यहाँ पर क्या था, सिर्फ x1 चेंज होकर x2 हो रहा था, तो वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि जैसे कि एक प्लेन है और वो टेक ऑफ करता है, तो प्लेन जब तक रनवे पर दौड़ रहा था तब तक वो सीधी लाइन में चल रहा था, बस वो सिर्फ रोड पर चल रहा था। अभी उसने उड़ना शुरू करा, तो उड़ना शुरू करा तो उस दौरान क्या होगा कि वो ऐसे जाएगा। ऐसे जाने का मतलब क्या है कि धीरे 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 उसका ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और धीरे 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 उसकी हाइट भी बढ़ रही है। सर इसका एग्जांपल थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में बताऊंगा मैं भी, थ्री डायमेंशनल मोशन में भी प्लेन का ही एग्जांपल दूंगा, एरोप्लेन का। तो ये समझ में आ गया, टू डायमेंशनल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में, थ्री डायमेंशनल मोशन में आप ये देखिएगा कि अगर एक पॉइंट है, देखिए p x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो इसमें क्या है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। x1 x2 हो जाता है, y1 y2 हो जाता है और z1 z2 हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ग्राफ बनाकर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद देखिए मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस ये क्या है, अब ये कहेंगे कि कोई भी एरोप्लेन है वो ऐसे उड़ रहा है और ऐसे उड़ते उड़ते ऐसे मुड़ जाता है, समझ गए, ऐसे उड़ रहा है और ऐसे उड़ते उड़ते इस तरीके से आगे मुड़ भी जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो उड़ रहा है तो उड़ते उड़ते वो इधर भी जा रहा है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है। तो ऐसे जाने का मतलब एक्स में भी उसकी डिस्टेंस बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है वाई में, और फिर वो ऐसे आगे की तरफ भी आता है मुड़ता हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आगे की तरफ आना मतलब जेड एक्सिस की तरफ भी आ रहा है। तो एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल, और जेड एक्सिस मतलब वो ऐसे आगे की तरफ भी आ रहा है।
तो जब 3 डायमेंशनल मोशन होता है तो उसमें हमारी तीनों डायमेंशंस चेंज होती हैं, एक्स बी, वाई बी और जेड बी। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है वो देख लीजिए। डिस्टेंस है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, ट्रैवर्स्ड या ट्रैवल्ड इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। सपोज अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी थ्रू सी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी बी। तो अब आप ये देखिएगा पेज नंबर 3 पर है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे ए सी बी, तो अब आप ये देखिएगा कि एक बॉडी ए से सी तक जाती है और फिर सी से बी तक पहुंच जाती है, तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए सी प्लस सी बी। और वहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो ये जो ए बी है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन होता है इसलिए इसको एरो का साइन लगाएंगे। समझ गए? तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस में तो ये है कि भाई आपको ए से बी तक पहुंचना है, तो आप ए से इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी घूमते जाते हैं, आप बी तक पहुंच गए। अब जिस पाथ से आप गए हो उस पाथ पर हमने मीटर स्केल रखकर हम डिस्टेंस मेजर करते चले गए, हमने टोटल डिस्टेंस मेजर करा, तो दैट विल बी इक्वल टू योर डिस्टेंस। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या करते हैं कि भाई आप स्टार्ट कहाँ से करा आपने और आप घूम फिर कर पहुँचे कहाँ पर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों की ही जो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद यही चीज़ आगे समझा रखी है। अब इसमें एक चीज़ देखना कि डिस्प्लेसमेंट वाले में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो डिस्प्लेसमेंट वाला पेज नंबर 4 पर जो डिस्प्लेसमेंट वाला ये दे रखा रहेगा, उसके नीचे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है देखिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम ये जानते हैं कि जितना राइट की तरफ जाएंगे दैट इज पॉजिटिव, जितना लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो नेगेटिव होगा। अब हमने क्या करा कि ओरिजिनली जो बॉडी थी वो पॉइंट पी पर थी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है वो x1 है, फिर वो क्यू पर पहुँच गई। तो इसका मतलब ये x2 हो गया, तो फाइनल जो पोजीशन है वो ज़्यादा बड़ी लेंथ है उसकी और इनिशियल की कम है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। x2 माइनस x1 ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बात करेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसमें देखिएगा ये ओरिजिन है, बॉडी पहले यहाँ पर पी पर, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? x1,
फिर बॉडी इधर लेफ्ट साइड में मूव कर गई, बॉडी की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या हो गई, x2 हो गई। तो अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को ना s से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली डिस्टेंस को भी s से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर s के ऊपर वेक्टर साइन लगा देते हैं तो इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। सर किसी को x से भी तो करते हैं। x होती है पोजीशन कि आप कहाँ पर खड़े हो उस टाइम, तो ये x जो है वो इसीलिए उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। सर वो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उससे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही आता है, पोजीशन और टाइम ग्राफ से उससे भी डिस्प्लेसमेंट ही आता है। तो वो भी हम x के और टाइम के बीच में बनाते हैं पोजीशन टाइम। तो यहाँ पर देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, बॉडी फाइनली क्यू पर आई, पहले बॉडी बी पर थी, पहले बॉडी ओ से बी तक गई, फिर बॉडी वापस आई, उल्टे रास्ते आई, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ओ क्यू माइनस ओ पी। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ओ क्यू यानी कि x2 एक छोटी वैल्यू है और x1 एक बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव टर्म आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। और जीरो डिस्प्लेसमेंट आप समझ ही गए होंगे कि जब बॉडी स्टेशनरी रहती है, यानी कि चुपचाप खड़ी रहती है, एक ही पोजीशन पर खड़ी रहती है, तो हम ये कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। वो डिस्प्लेस ही नहीं हुई, अपनी जगह से हिली ही नहीं। हाँ, और जब बॉडी कहीं पर गई और जाकर फिर वापस वहीं पर आ गई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी और इट मूव्स फर्स्ट टुवर्ड्स राइट एंड देन एन इक्वल डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज शोन। पेज नंबर 5 पर देखेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा एज शोन, ठीक है। जितना वो पहले x1 गया फिर वापस x2 आया, तो x1 और x2 दोनों सेम, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। उसके बाद स्पीड देखिए, स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ये पता ही है, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, अभी कराता हूँ।
चलिए जी, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड हम जानते ही हैं। अगर डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ये कहते हैं कि अ बॉडी दैट चेंजेस इट्स पोजीशन a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however small these time intervals may be। मतलब जिसकी स्पीड चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जो बराबर रहे उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। फिर वेरिएबल स्पीड एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे कि 1 सेकंड में, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि टाइम के इंटरवल्स हमेशा इक्वल ही होंगे। 1 सेकंड तो उसके बाद 2 सेकंड ही आएगा, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, तो इक्वल होता है। टाइम कभी भी ऐसा नहीं होता कि तेज़ दौड़ रहा है और अभी टाइम धीरे चल रहा है। कोई भी बॉडी कभी भी तेज़ या धीमे चल सकती है, लेकिन टाइम हमेशा बराबर स्पीड से ही चलेगा। तो देखिएगा कि हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो 1 सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर चले, और फिर अगला जो 1 सेकंड है उसमें वो 2 मीटर चलने की बजाय वो 3 मीटर चल जाती है। तो हम ये कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड जो है वेरिएबल है, बार बार चेंज हो रही है। क्लियर? अगला देखिएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? एवरेज स्पीड में ये है कि हम अपने घर से चले, हमको रास्ता एकदम साफ मिला तो हम थोड़ा सा तेज़ स्पीड में चले। उसके बाद हमने देखा कि कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, तो जब ट्रैफिक जैम है तो हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। और फिर हमने देखा कि कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल पर तो हमको खड़ा ही होना पड़ गया, रेड लाइट थी तो हमको खड़ा होना पड़ गया, तो हमारी स्पीड 0 हो गई। तो स्पीड बार बार ना चेंज होती जा रही है एक जर्नी में। तो अगर ये कहा जाए कि पूरी जर्नी की एक एवरेज स्पीड निकालो, तो उस एवरेज स्पीड को निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, वो कहलाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड ये हुआ। फिर आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, कि बस जस्ट इसी इंस्टेंट पर आप स्पीड बता दीजिए कि स्पीड कितनी है। फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूटर पर जा रहे हैं और हमसे एकदम से हमारे दिमाग में आया कि हमें अभी इसी इंस्टेंट पर हमें स्पीड देखनी है, तो हम उसी इंस्टेंट पर स्पीड अगर देखते हैं तो स्पीड हमारी हम देखते हैं कि 30 या 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जिसमें सर टाइम लिमिट तो 0, जिसमें टाइम होता है कि इंस्टेंट मतलब एक चुटकी में बस हमने नज़र डाली, तो हमको नज़र डालने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज़रा सा टाइम। तो वो जो टाइम होता है हम ये कहते हैं कि दैट टाइम टेंड्स टू 0, तो वो टाइम इतना छोटा है, उसको dt से रिप्रेजेंट, इसलिए उसको dt से represent। The speed of an object at any particular instant of time or at a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object। तो instantaneous speed of the object इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम बोलेंगे v। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा x क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज या कोई स्मॉल वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही मैंने सोचा, अब हमारी साइकिल थी तो साइकिल ऐसे थी, इस पॉइंट पर थी साइकिल, और अभी मैंने सोचा कि मेरे को स्पीड चेक करनी है कि स्पीड कितनी है। तो जितनी देर में हमने सोचा उतनी देर में वो साइकिल यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो मैं फ्रंट व्हील से फ्रंट व्हील तक का डिस्टेंस मेजर कर दूँगा, बैक व्हील लेता तो बैक व्हील से बैक व्हील तक का डिस्टेंस। तो हमने कहा कि इतनी देर में उसने एक मामूली सा डिस्टेंस अपना चेंज करा, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करी। तो वो जो मामूली सा डिस्टेंस है, दैट स्मॉल चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डेल्टा एक्स। समझ गए? उसको हमने बोल दिया डेल्टा एक्स। और कितना टाइम लगा? तो हमने कहा कि चुटकी बजाने में जितना टाइम लगता है तो शायद 1 सेकंड भी नहीं लगा, तो बहुत कम वैल्यू। तो हमने कहा कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और जब भी कभी हम एक बहुत छोटी वैल्यू को बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर है दैट टेंड्स टू 0, तो उसी को हम डिफरेंशियल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? लिमिट हटा लेते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं? dx by dt। तो सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी इन सबको निकालने के लिए डिफरेंशिएशन सबके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आया तो हम क्या करेंगे? dx by dt करेंगे। dx by dt का मतलब क्या है कि हम x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt। ठीक है,
here dx by dt is the first order derivative of distance x with respect to time. फिर है the speedometer of an automobile indicates its instantaneous speed at any instant. तो किसी भी ऑटोमोबाइल का जो स्पीडोमीटर जो होता है वो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देता है उसका. फिर आ जाइए वेलोसिटी पर. तो वेलोसिटी हम जानते ही हैं. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो रेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. थर्ड पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. तो अब आप ये देखिएगा कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है. अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी. अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो. ठीक है, यहाँ तक ये सारे टर्म्स तो क्लियर है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही है जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी. तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. या अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बोल रहे हैं तो साथ में ये बोल दें इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो तब वो वेलोसिटी बन जाएगा. A body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, however small these intervals may be. कितने भी छोटे क्यों ना हो वो टाइम इंटरवल्स, तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं. वेरिएबल वेलोसिटी बताने की जरूरत तो नहीं, जो बार बार अपना चेंज करती रहे. वेरिएबल वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है. फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? डी एक्स वैक्टर बाई डी टी. वो यूनिफॉर्म स्पीड था, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा डी एक्स वैक्टर बाई डी टी. वेक्टर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा चेंज इन पोजीशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. क्लियर? फिर यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन में है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी इन द सेम फिक्स्ड डायरेक्शन. तो अगर कोई बॉडी, कुल मिलाकर कहानी है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो हम ये कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रही है. बस इतना. उसके बाद देखिएगा ऑब्टेन the formulae for the position of an object moving with uniform velocity v at any time t in terms of its position at t is equal to 0. ठीक है. Second, at any time t dash in terms of its position at another time t. तो अब देखिएगा कि इन्होंने कहा कि आपको फॉर्मूला ऑब्टेन करना है किसका? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. ठीक है. एट एनी टाइम t in terms of its position at t is equal to 0. देखिए इसमें सॉल्यूशन में क्या है? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the positive direction of x axis. Suppose it occupies position x naught, x and x dash at times t is equal to 0, t is equal to t and t is equal to t dash respectively. तो इन्होंने ये बोला है कि एक बॉडी जो है पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन है. ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक्स एक्सिस के अलावा मूव करती है. तो हमने ये बोला कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो उसकी पोजीशन को हमने मान लिया x नॉट. समझ रहे हैं? ये एक तरीके से मान लीजिए एक सीधी सड़क है
और उस सीधी सड़क पर मार्किंग कर रखी है, उस सीधी सड़क पर पोजीशंस मार्क कर रखी है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे पोजीशंस मार्क कर। तो अब आप ये देखिएगा कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो पोजीशन x नॉट, जब टाइम t इज इक्वल टू t हुआ तो उसकी पोजीशन को बोल दिया x, और जब टाइम t इज इक्वल टू t डैश हुआ तो पोजीशन को बोल दिया x डैश। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट पार्ट में है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 0 टू t इज। अगर टाइम इंटरवल 0 से t की बात करें तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v इज इक्वल टू चेंजिंग पोजीशन और टाइम टेकन, v इज इक्वल टू, तो हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? फर्स्ट पार्ट में देखिए वो क्या बोल रहे हैं, एट एनी टाइम t इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी पहले t इज इक्वल टू 0 पर थी, फिर t इज इक्वल टू t पर पहुंची, तो अब आपको इस दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको वेलोसिटी नहीं सॉरी उसकी पोजीशन का फॉर्मूला आपको ऑब्टेन करना है। पोजीशन क्या होता है? x, है ना। तो ये जो मार्क कर रखी है ना ये पोजीशन से, तो पोजीशन से फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना हुआ? x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x माइनस एक्स नॉट। टाइम टेकन कितना टाइम लिया? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t माइनस 0, x माइनस एक्स नॉट अपॉन t, t इधर आ जाएगा तो dt इज इक्वल टू माइनस x माइनस एक्स नॉट, माइनस एक्स नॉट को इधर ले आओ तो पलट कर लिख दो फिर इसको, चाहे x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। उन्होंने ये पूछा था कि आपको एक फॉर्मूला ऑब्टेन करना है उसकी पोजीशन का, तो आप क्या कहेंगे? इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। दिस इक्वेशन गिव्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट स्मॉल t। तो ये पोजीशन का एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं कि एट एनी टाइम टी डैश इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट अनदर टाइम टी, मतलब अब टी डैश वो बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट अनदर टाइम टी। तो मुझे टी और टी डैश के बीच में जो पोजीशन बनी है ना, मेरे को उसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिएगा, पार्ट में ये कोई वेलोसिटी अब क्या करेंगे? x डैश माइनस एक्स, क्योंकि मुझे एट टाइम t इज इक्वल टू टी डैश विद रिस्पेक्ट टू टाइम t बताना है, तो इन दोनों के बीच का टी डैश माइनस टी, into t dash minus t is equal to x dash minus x. So x dash is equal to x plus b into t dash minus b. This equation gives position of the object at any instant t dash in terms of position x at time t. ठीक है। इसके बाद देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। अगर उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, अगर सेम रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में ना सर ये बात में कर लेंगे आप एक्सेलरेशन। चलिए जी, पेज नंबर 11 पर आ जाओ। एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल्स पे कल करवाता हूँ, आज ये रहने।
तो एक्सेलरेशन में देखिए, एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और इसमें एक चीज़ और देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v बोल देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u बोल देते हैं अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इसकी यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड की तो होगी यूनिट, और टाइम की यूनिट सेकंड होगी। तो हम ये कहेंगे इसको, ये ऐसे हो गया मीटर पर सेकंड, यानी मीटर अपॉन सेकंड। इसको भी रैशनल बना लो, सेकंड अपॉन 1। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है n/1, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं s/s, m/s²। ऐसे लिखो, या ms की पावर -2 ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये वही चारों टर्म्स हैं जैसे हमने वेलोसिटी में पहले देखे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। तो कितने भी छोटे इंटरवल क्यों ना हो, कितने भी छोटे इंटरवल क्यों ना हो, बराबर टाइम इंटरवल पर बराबर आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहे। जैसे 1 सेकंड में मान लीजिए वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी बढ़ गई ना, पहले 1 थी अब बढ़कर 2 हो गई। तो कितनी बढ़ी? 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। फिर 3 मीटर पर सेकंड पर वेलोसिटी बढ़कर तीसरे सेकंड में वेलोसिटी बढ़कर हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर बढ़कर हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बार बार बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का बार बार घटना इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कभी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कभी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, कभी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, हम उसको बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन बार बार वेरी कर रहा है। फिर आता है जी एवरेज एक्सेलरेशन। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी कैसे निकाला जाता है कि अगर हमारे पास किसी बॉडी का ये पता चल जाए कि फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, और फिर एक टाइम इंटरवल दे रखा हो, तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 - v1 अपॉन t2 - t1। मतलब एक छोटा सा टुकड़ा दे रखा हो, जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा दे रखा था, यहाँ पर मुझे वेलोसिटी पता हो और यहाँ पर मुझे वेलोसिटी पता हो, तो इधर वाली वेलोसिटी माइनस इधर वाली वेलोसिटी अपॉन इधर वाला टाइम अपॉन इधर वाला टाइम, तो दोनों का डिफरेंस, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ए बोलेंगे। उसमें क्या है कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम ना के बराबर होगा, बहुत छोटा होगा, मतलब टेंडिंग टू 0। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो जब भी ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आता है, डिनोमिनेटर में डेल्टा टी आता है, ये हो जाएगा dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन आ जाएगा dv अपॉन dt, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ और बोली गई है कि जैसे एक्सेलरेशन है dv अपॉन dt, हमने इसको लिख दिया d/dt ऑफ v, d/dt ऑफ v क्या होता है dx/dt। तो न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा d²x, और डिनोमिनेटर dt इंटू dt करेंगे तो dt का होल स्क्वायर होगा, उसको ना एक फ्लो में dt² ही लिख देते हैं बस, ठीक है ये dt का होल स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देते हैं d²x/dt²। मतलब क्या है कि अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन x दे रखा है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करो और एक बार और कर दो, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो 2 बार जब डिफरेंशिएट करेंगे, मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा अभी समझ जाऊंगा, तो जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा।
फिर आता है जी अपना यहाँ तक क्लियर है, बताओ क्लियर है। फिर आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड का घटना इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये सारी टर्म्स थी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है ना। कल करवाऊँगा, यही सुबह बुलाऊँगा 11 बजे, ठीक है। तो कल करते हैं, अगर आपको जाना होगा कोई नहीं, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वो तुम्हें आते ही होंगे, नहीं है तो देख लेना, वीडियो भेजूंगा, ठीक है। हाँ। किस टाइम में? 10 से 11:30। अच्छा 10 से 11:30 है, तो 11:30 से लेंगे, 11:30 से 12:30 आधे घंटे का break, कोई बात नहीं।